वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर हमें पूरा इख्तियार चाहिए। अगर वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। भारत ने रूसी तेल से मुतालिक ताउन न किया तो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। एयरफोर्स वन पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है, वो ज़्यादा अरसे इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। मैक्सिको अपना निज़ाम दुरुस्त करे वरना हमें कुछ करना होगा। 19 साल 144 अरब डॉलर्स की इमदाद, लेकिन अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा भी खड़ा ना हो सका। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ की रिपोर्ट में इंकशाफ। तालिबान की अबूरी हुकूमत को 4 बरस में 4 अरब डॉलर्स के करीब इमदाद दी गई। जंगी कार्रवाइयों पर 763 अरब डॉलर्स खर्च हुए। 2400 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हुए, 21,000 के करीब जख्मी भी हुए। अमरीका ने इनखला के वक्त 7 अरब डॉलर से जायद मालियत का साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। आईसीसी को भी फैसले से आगाह कर दिया। बोर्ड का कहना है सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत नहीं भेजा जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से खारिज किए जाने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी इंतहा को जा पहुंची। बांग्लादेशी मुतालबे पर भारतीय बोर्ड का रद्दअमल। बीसीसीआई ज़राए का कहना है कि सिर्फ 1 माह बाकी रह जाने के बाद मैचेस का मकाम तब्दील करना नामुमकिन है। किसी की ख्वाहिश पर मैचेस के वेन्यूज नहीं बदल सकते। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के पहले रोज खेल से कबल सिडनी वाक़े के हीरोज को खराज तहसीन। सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया गया। स्टेडियम में क्रिकेट फैंस ने हीरोज का खड़े होकर इस्तकबाल किया। दर्जनों जाने बचाने वाले हीरो अहमद अल अहमद के साथ 14 साल चाया डेनन भी थे और चाया डेनन को टांग में गोली भी लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। आज हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। मीनवाइल इस वीक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, सो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग आवर शो विद दैट। और सबसे अहम मामला है इस वक्त वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला और वेनेजुएला पर हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जारहाना और धमकी आमेज़ खारजा पॉलिसी का इजहार किया है। और सदर ट्रंप ने वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, भारत और रूस से मुतालिक ऐसे बयान दिए हैं जो आलमी सियासत में नई कशीदगी का इशारा समझा जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार न किया तो अमेरिका दूसरा फौजी हमला भी कर सकता है। उनका कहना था कि अमेरिका को वेनेजुएला के तेल और दीगर कुदरती वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स को बराह रास्त धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने दुरुस्त फैसले न किए तो उन्हें माडुरो से भी ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर कोलंबिया के हवाले से भी सदर ट्रंप ने निहायत ही सख्त जबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया को एक बीमार शख्स चला रहा है जो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि कोलंबिया की हुकूमत के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन उन्हें अच्छा लगता है और सदर पेट्रो को अगला हदफ करार हो सकते हैं। क्यूबा से मुतालिक अमेरिकी सदर का कहना था कि क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, इसलिए शायद वहाँ फौजी मदाखलत की ज़रूरत भी ना पड़े। और दूसरी जानिब भारत को भी ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो अमेरिका टैरिफ में इजाफा कर सकता है। अच्छा, अब मैक्सिको के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ ना कुछ करना होगा। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी दिफा के लिए ग्रीन लैंड इंतहाई ज़रूरी है। ये आपको याद रहे कि जब उनकी कैंपेनिंग भी चल रही थी, उन्होंने बात की थी, अपनी फर्स्ट स्पीच में उन्होंने ये बात की थी। और ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि ये खित्ता बहरी रूट्स और चीनी जहाज़ों से भरा पड़ा। लेकिन हम कैसे भुला सकते हैं वो तमाम तर चीज़ें जो इससे पहले हो चुकी हैं। सादिया, फ्रॉम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टू नार्को टेररिज्म,
इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है मादुरो साहब को उठाने का, वो यही है कि वहाँ से नार्को टेररिज्म हो रही है। सदर ट्रंप से ये भी पूछा अमरीकी सहाफ़ी ने कि ये क्यों किया गया और क्या आप वो ऑयल जो वहाँ से है वो रखेंगे, तो सदर ट्रंप ने कहा डेफिनेटली हम तो वो ऑयल रखेंगे। सवाल ये भी हुआ कि क्या ये कार्रवाई जो है वो उसकी इजाज़त थी उस फोर्स को, तो सदर ट्रंप ने, उनको जब सवाल पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा ये पैथेटिक क्वेश्चन है और उसका मैं जवाब भी देना नहीं एंड चाहूँगा। एट द सेम टाइम अगर आप ये कहें कि जी ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ से ड्रग ट्रैफिक किया जाता है और फिर आप ये कहें कि इनके अपने जो लीडर हैं वो इसमें मुलविस हैं और बाद में फिर अपना शिफ्ट लेकर आएँ और आप उनके मौजूद ऑयल के, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा ऑयल का ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क है, उसके बारे में आप ये कहें कि जी आप अपने ऑयल को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन है एंड वी आर गोइंग टू रिफाइन दिस ऑल फॉर योर कंट्री। सो एक्चुअली इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई और जब वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ये अटैक करना चाह रहे थे उस वक्त भी वहाँ पर इस हवाले से बहुत तनकीद की जा रही थी। एंड सबसे बड़ी बात यह है फैसल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल की बात उस वक्त लेकर आए हैं जब दुनिया भर में इसके ऊपर खुद से लोग ऑयल के रिजर्व्स तक पहुंच गए, अदरवाइज ही वाज सेइंग ड्रग ट्रैफिकिंग। इट्स नॉट ऑयल बट मिनरल्स एज वेल, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद अमेरिका के अंदर खाने आवाज़ें उठना शुरू हो गई है, तनकीद हो रही है। बर्नी सैंडर्स, उन्होंने क्या बात की आपको सुनाते हैं। तो इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान, आप साबिक सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये शायद हम सब होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो सकता है और जिस तौर से ये होने जा रहा था शायद हमें यकीन नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या चाहता है यूएस से, वेनेजुएला से और दुनिया भर से जो उन पर तनकीद हो रही है, खुद उनके मुल्क से जो उन पर तनकीद हो रही है, क्या वो स्टेप बैक लेंगे? जी देखिए, क्या चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ने 50 सालों में सबसे बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन की, जो वेनेजुएला में ये ऑपरेशन किया है आफ्टर मिडनाइट, और वो अपनी सुप्रीमेसी दिखलाना चाहता है। लेकिन वेनेजुएला का एक और मामला था कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है ऑयल रिजर्व का, 303 बिलियन बैरल से कुछ ज्यादा ऑयल उनके पास है, यानी कि सऊदी अरब से भी ज्यादा है, और वो मेन सप्लाई लाइन थी चाइना की भी और इंडिया की भी, और उस पे सैंक्शन लगाया गया था पहले। उसके अलावा भी क्योंकि वो अनफ्रेंडली कंट्री कहलाया जाता था यूएस के तरफ से, अमेरिका के तरफ से, तो ये दो मेन वजूहात हैं। बाकी वजूहात तो बहाने हैं। ड्रग कार्टेल की बात की गई, ड्रग कार्टेल में 4 पहले भी रहनुमा उनको अरेस्ट किया गया है 1979 से लेके और अब तक। तो पहले भी होता रहा, लेकिन इस दफा बहुत बड़ी मिलिटराइजेशन हुई है इसमें। और अब दूसरे ममालिक जो है उन पे भी, आज जब एयरफोर्स 1 पर जब सवार थे वो चंद घंटे पहले वापस वाशिंगटन आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि जी अब कोलंबिया जो है वो भी एक सिक मैन की तरह उसका सदर वो चला रहा है उसको। तो किसी ने पूछा कि जी आप उसके बारे में, कहते हैं हाँ मिलिट्री ऑपरेशन कोलंबिया में, वो साउंड्स गुड। तो ये सारे सिग्नल्स ईरान क्या सोचेगा, चाइना ताइवान के बारे में क्या सोचेगा। जमील साहब, यहाँ एक बिल्कुल एक ज़िमनी सवाल, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आवाज जरा आपकी कम आ रही है। जी जमील साहब, मैं एक ज़िमनी सवाल अगर कर लूँ, एक तरफ वो ट्रंप हैं जो ये कह रहे हैं मैंने 8 जंगें रुकवाई, एक तरफ ये ट्रंप है जो कह रहे हैं मुझे तो फौजी ऑप्शन अच्छा लगता है। ये समझ में आने वाली बात लगती है आपको? जी, उन्होंने इसका जवाब भी पेश कर दिया। अच्छा। उन्होंने जवाब ये पेश किया कि जो ये जंग नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन, लॉ इन्फोर्सिंग का ऑपरेशन है। ये जंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ड्रग का हेड मनी रखी हुई थी सदर के ऊपर, और उनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर अभी भी है, और 3 मिनिस्टर और हैं, उनका अरेस्ट होना बाकी है। तो ये तो एक, क्योंकि अगर जंग की बात करते या अगर जंगी लिहाज से चढ़ दौड़ते वेनेजुएला पर, तो ऐसी सूरत में उनको उनके कानून के मुताबिक अमेरिका के, जो कि 1800 कुछ ईस्वी में बनाया गया था, तो उसके मुताबिक कांग्रेस से उनको इजाजत लेनी पड़ती। और यही डेमोक्रेट्स जो है इसी बात का रोना रो रहे हैं कि कांग्रेस से भी उन्होंने नहीं पूछा। तो उसका जवाब उनके पास है,
मकसद क्या है? मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो 37 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है, ये मेरा तजिया है, डेफिसिट है अमेरिका का, उस 37 ट्रिलियन डॉलर के डेफिसिट को आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीक़ाकार से पूरा किया जाए, वो चाहे टैरिफ हो या चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री जो कि ऑयल सप्लाई करता था और उसका मुनाफा खुद कमाता था, तो सबसे पहले यही किया गया कि ऑयल रिजर्व पर कब्जा किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमारी ऑयल कंपनियां अब इसको रन करेंगी, अब वेनेजुएला की ऑयल कंपनियां नहीं रन करेंगी। तो ये इसके चंद मकासद है। राइट। अच्छा जमील साहब, आपको क्या लगता है, इससे पहले जब पैनामा पर अटैक किया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानिब से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैनामा 2.0 है, कुछ लोग ये पैरल ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। हाउ डज इट हैपन इन यूएसए कि अब तो उनकी अपनी नेशन इसके इतने खिलाफ है, एंड ये पैरल क्यों ड्रॉ किया जा रहा है पैनामा के साथ? नहीं, पैरल इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है कि इससे पहले चार और भी कंट्री, होंडुरस भी था, पैनामा भी था और कंट्रीज भी थे। सद्दाम हुसैन को बहाना बनाया गया कि ह्यूमन राइट की वायलेशन की गई, ह्यूमन राइट क्राइम में इन्वॉल्व थे। होंडुरस में ड्रग का इल्जाम लगाया गया। इसी तरह और लैटिन अमेरिका के 3 रहनुमा हैं, उनके खिलाफ ड्रग या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। तो कल को अभी ईरान के खिलाफ क्या धमकी दी है? 2-3 दिन पहले धमकी यही दी है ना कि ईरान में अगर ईरान के डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, यानी जो वहाँ लोग महंगाई के खिलाफ निकले हैं, अगर उन्हें उन पर कोई सख्ती की गई यानी कि गोली चलाई गई तो अमेरिका उससे निपटेगा, यानी आ जाएगा। तो अभी भी आप देखें कि अमेरिका के जितने बहरी बेड़े इससे मिडल ईस्ट में हैं, यहाँ तो मिडल ईस्ट के सरबराह सारे सहम गए होंगे, खास तौर पर ईरान के, और इसलिए कि उनको धमकी भी मिली है ईरान को, और मिडल ईस्ट वक्त वाले इसलिए सहमेंगे कि उनके पास ऑयल रिजर्व है, और अमेरिका इस वक्त एक सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले मुल्क को तो उसने अपना तसल्लुत जमा लिया, क्योंकि मार्को रूबियो कहते हैं कि हम उस मुल्क को चलाएंगे नहीं, हम बस उसकी पॉलिसी को चलाएंगे। तो मतलब उनसे पूछा जाए कि जी पॉलिसी को चलाने में और मुल्क को चलाने में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? और दूसरा, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला ने कहा है कि आप टेक ओवर करें एज अ प्रेसिडेंट जब तक कि आपका फैसला नहीं होता है इलेक्शन का और बाकी। तो उसको भी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उनका हशर उससे ज्यादा खराब होगा, उनको प्राइस, शी विल पे अ बिगर प्राइस देन माडुरो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्यूबा को भी धमकी दे दी इसी एक गो में, कोलंबिया को तो है ही है, मैक्सिको को भी धमकी दे दी है। तो ये वही वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है जो आज से 50 बरस पहले था। अमेरिका चाहता था कि सारे अपने जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं लेकिन वक्त बदल गया है। बहुत शुक्रिया जमील साहब। मीनवाइल वक्त बदल गया है और शायद ये यूएसए के लिए इतना आसान नहीं होगा टू अटैक अनदर कंट्री, क्योंकि उनके अपने मुल्क से इतनी आवाज़ें उठ रही हैं। इकोनॉमिकली इट इज़ गोइंग टू आल्सो नॉट बी सूटेबल फॉर यूएसए। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो उस अमेरिकन हीरोइज्म को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो हम देखते आए हैं इतने सालों से। लेकिन अब कोई है जो सवाल पूछे कि अमेरिका जो अपनी हीरोइज्म दिखाता है उसका क्या शासाना निकलता है, कोई उसका जवाबदेह है या नहीं। 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ पर अमेरिकी निज़ाम ने सवालात खड़े किए हैं, और अमेरिका के खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल ने ये रिपोर्ट जो हतमी जारी की है उसने ये वाज़ेह किया है कि अफ़गानिस्तान में न सिर्फ जंग हारी गई बल्कि रियासती ढांचा भी कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा किया गया। अच्छा, रिपोर्ट ये कह रही है कि तालिबान से मुज़ाकरात पे अफ़गान हुकूमत को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया, जिससे रियासती रिट और इदारा जाती एतमाद बुरी तरह से मुतासर हुआ। और रिपोर्ट में इनके भी इंकशाफ किया गया है कि साल 2002 से लेकर 21 तक अमरीका ने अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए, जबकि जंगी कार्रवाइयों पर 763 अरब डॉलर्स झोंक दिए गए। इसके बावजूद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जिन पर 90 अरब डॉलर खर्च किए गए गैर मुल्की अफवाज के बगैर खड़ी ना हो सकीं, और अमरीकी इनखला के फ़ौरन बाद
ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हज़ारों गोश्त मुलाजमीन, करप्शन, नाकाम इंसदाद मुनशियात प्रोग्राम और अरबों डॉलर्स के स्टेबलाइजेशन मंसूबे वो हक़ाइक़ हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आए। अब इस सब पे और जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पीठ पीछे आप दुनिया के सेवियर बने हुए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने दुनिया की जो मिनरल्स हैं और ऑयल है उस पर नज़र रखी हुई है। सो किस तरीके से और इस सारे मामले में पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से आगे बढ़े, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त टाइट रोप पे है, जो कि बड़े अरसे बाद बेहतर हुए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस रिपोर्ट, और इट इज़ नो ब्रेनर कि हम ये देखें कि अमेरिका जिस जिस जगह से छोड़ के गया है वहाँ पे दूध की नहरें नहीं बह गईं, वहाँ पे महल्लात तामीर नहीं हो गए, वहाँ तबाही बर्बादी हुई है। इराक़ का हशर देख लें, अफ़गानिस्तान का हशर देख लें, और ये रिपोर्ट भी साफ वाज़े करती है कि कुछ नहीं किया अमेरिका ने सिवाय वहाँ पे लूटपाट के, और उसके बाद अब ये हालत है कि करप्शन में डूबी हुई है। ये इसलिए भी सवाल ज़रूरी है कि इससे हम जुड़े हुए हैं, और वहाँ जितनी भी ख़राबी हुई है वो सारी ख़राबी यहाँ हमें डिस्टर्ब करती रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें कि ये वॉच डॉग बना था 2008 में, और कांग्रेस के ऑर्डर्स पे बना था, और बेसिकली उन्हें मॉनिटर करना था, ओवरसी करना था जो फंड्स आ रहे हैं फॉर एड और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन जो अब ये रिपोर्ट है, दिस इज द फाइनल रिपोर्ट, और इसको फॉरेंसिक ऑडिट कहा जा रहा है। दिस इज द लास्ट रिपोर्ट, क्योंकि इसके बाद ये इदारा जो है 31 जनवरी को क्लोज हो रहा है। सो देयर फॉर एक कम्प्रिहेंसिव इन्होंने एक रिपोर्ट इस पे पब्लिश की है। और सो द क्रक्स इज कि इट वाज ए मैसिव फाइनेंशियल फेलियर है। उन्होंने कहा वेस्ट था जो अमेरिका ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। इनके बकौल 144 बिलियन डॉलर्स का जो टोटल पैसा लगा, उसमें से कहते हैं 29 बिलियन डॉलर्स जो था वो करप्शन की नजर हुआ, वेस्ट हुआ, अब्यूज हुआ, और उसके बाद वॉर लॉर्ड्स में और दूसरे लोगों में आपस में तकसीम हुआ 90 पर। और इसके बाद वो कहते हैं 60% जो इसका पैसा था वो गया टुवर्ड्स द राइजिंग ऑफ द सो कॉल्ड अफगान नेशनल आर्मी। और आपको पता है वो दैट कोलैप्स जब तालिबान आए। सो 60% मीन्स 90 बिलियन डॉलर्स तो वहां पे गए। और इसके बाद वो कहते हैं कि ह्यूमन टॉल जो था, इसमें कैजुअलिटीज एक तरफ थी, 2,500 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, 20,000 प्लस जख्मी हुए, थाउजेंड्स और लाखों में अफगान नेशनल्स भी इसमें मारे गए। और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये अफगान तालिबान रजीम के साथ जो बातचीत हुई, और जिसमें अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने शामिल ही नहीं किया, जो करजई के अशरफ गनी की हुकूमत थी, दोहा में बातचीत चल रही थी, जलमा खलीलजाद और ये गनी बरादर, इनके आपस में बातचीत हो रही थी। अफगान गवर्नमेंट वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस बातचीत से, कोई दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट। सो वो कहते हैं जो वो चाहते थे स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आए, वो नहीं ला सके, जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था वो ये लेके नहीं आ सके। सो इट वाज ए टोटल फेलियर एंड वेस्ट। और फिर सेकेंडली ये भी उनकी ऑब्जर्वेशन है कि अफगान तालिबान रजीम को अब अमेरिका ने 3.83 बिलियन डॉलर्स के फंड्स भी दिए हैं। इन एडिशन टू दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल डोनर्स ने 8.1 बिलियन डॉलर्स भी अफगानिस्तान को दिए इन लास्ट 4 इयर्स में। अब सवाल कहता है, ये भी पैदा होता है, वो पैसे कहाँ पे गया? और कहते हैं अफगान तालिबान रजीम इवन जो फंडिंग जारी थी टुवर्ड्स एनजीओ, उसको भी टैक्स कर रहे थे, उससे भी फीस ले रहे थे। सो ओवरऑल आप देख लें कि यही पैसा दहशतगर्दों में तकसीम हुआ। नूर वली मसूद वाज बीइंग पेड $32,000 पर मंथ। सो पैसा यहाँ से जा रहा था। दहशतगर्द ग्रुप जो थे, फितनल फारिश थे, फितनल हिंदुस्तान था, और दूसरे थे अलकायदा वगैरह, फंडिंग यही पैसा उधर डाइवर्ट हो रहा था। सो इट इज, उन्होंने जो कंक्लूड किया, इट वाज अ टोटल फेलियर। राइट। और मसूद साहब, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले जो भी कुछ अफगानिस्तान में हुआ, और अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, इंडिया के साथ उनके रवाबित बेहतर हो गए। ये वही इंडिया है जिसको एक दफ़ा जो कि गुड बुक्स में रहा है अमेरिका की, आज वो उनकी गुड बुक्स में नहीं है, बिकॉज वो चाइना को उस तरह से नहीं फ़ायदे दे पाए जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज हम अच्छे रिलेशंस एंजॉय कर रहे हैं यूएसए के साथ, बट पाकिस्तान को अपनी जो बैटल्स हैं उनको केयरफुली पिक करना होगा, क्योंकि इस रीजन में हम अपने खिलाफ और मुल्कों को नहीं चाहते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल देखें कि इसमें तो बहुत क्लैरिटी है और उसमें तो कोई शक नहीं है कि रीजन के अंदर चले हमारी एक जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है, एक हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, एक इंटरनेशनल प्लेयर भी है, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन स्टिल रीजन के अंदर से आप देखें कि इंडिया की हर वो मुमकिन कोशिश है आपको डिस्टेबलाइज करे। अब अफगानिस्तान में दोबारा वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ से वहाँ अफगानिस्तान को साइल को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास भी क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है और हमारे लिए क्या थ्रेट है और कहाँ से आ रहा है। सो मेरे ख्याल में बड़े वाज़ेह तौर पे इनको एक मैसेज जा चुका है अफगान तालिबान रजीम को, और देखते हैं कि आने वाला वक्त वो इसमें क्या कहकर। हम्म। अच्छा, या श्योर श्योर, टेक योर टाइम। मीनवाइल ब्रिगेडियर साहब, कमिंग बैक टू अगेन दिस थिंग, जो कि इस वक्त क्योंकि आपकी नज़र जो है वेनेजुएला वाले मामले पे भी लाजमी है, क्या यूएसए का एक शिफ्ट है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है फ्रॉम दिस रीजन टू द रीजन? मैंने उनके बहुत सारे जो कल रिपोर्ट्स थी ऑन CNN एंड अदर चैनल्स, वो उन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया है, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। एक चैनल तो यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गया था कि क्योंकि साउथ अमेरिका के नाम में अमेरिका है तो इसलिए अमेरिका के पास ये राइट है कि वो कुछ भी करे। वेल, दैट्स वन थिंग। जब ये शिफ्ट हुआ है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम दिस रीजन टू अदर, पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल फ्रंट पे कैसे देखे? पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी है इस रीजन में, या पाकिस्तान को मज़ीद चौकन्ना रहना चाहिए? बिकॉज अमेरिका क्या चाह रहा है इस रीजन में, ये एक समझने वाली बात है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, हर मुल्क जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, तो हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। दैट इज हमने अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। आपकी देखें कि ये जो ममालिक जो हो रहा है, ये वेनेजुएला में हुआ है या मिडिल ईस्ट में हमने देखा, क्योंकि वहाँ पे फौज वीक थी, गवर्नमेंट ठीक नहीं थे, दैट्स वाई वो तो रेजिस्ट ही नहीं कर सके इवन, तो वो दैट इज वन थिंग। सेकंड, पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान बहुत पावरफुल है, दुनिया को पता है, और कोई सोच भी नहीं सकता है या पाकिस्तान में कुछ होगा। दैट इज वन थिंग। हमारी अफवाज पाकिस्तान इतनी मजबूत है और हम देखे एक बहुत कन्वेंशनल फोर्स है जो साबित हमने किया मार के हक में, और फिर एक न्यूक्लियर पावर भी है। अच्छा, राइट। जब बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं, देखिए एक दो कंसेप्ट अभी फ्लोट हुए हैं। एक, अमेरिका कहते हैं कि हैज गॉन बैक टू द मनरो डॉक्ट्रिन, जिसका 1823 में उन्होंने कहा था कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वेस्टर्न हेमस्फेयर पे होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये दिस इज आवर एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही कंसेप्ट अभी ट्रम्प भी बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं इसके अंदर हम अपनी बातचीत, हमारी डिक्टेशन चले, बाहर से कोई इधर इन्फ्लुएंस ना कर सके। वेनेजुएला में यू नो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ऑयल में एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेजॉरिटी जो ऑयल है वो चाइना को जा रहा है, तो अब वो डिक्टेशन वो करवाएंगे। यस, सो एक दिस इज वन थिंग, इसमें तो बहुत डिटेल में कहानी डेवलप हो सकती है। राइट। और और सेकंड, अभी ये कंसेप्ट आया है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, जिसका मतलब जी, ये है कि जी अमेरिका वेस्टर्न हेमस्फेयर को लुक आफ्टर करेगा, चाइना अपने मर्जी करे, एशिया के अंदर जो वो मर्जी कर सकता है, अपने पावर को वो एक्सरसाइज कर सकता है। सो इट मीन्स उनको एक इंडिकेशन है कि कल चाइना और ताइवान पर चढ़ दौड़ेगा। सिमिलरली रशिया को भी ये मैसेज है, रशिया ने अपनी पावर अपनी एक्सरसाइज तो की है ना, रशियन अमेरिकन डिक्टेशन पे तो वो गए नहीं है। सो अब रशिया अभी ये करेगा, आप देखेंगे अटैक्स में तेजी आएगी, मस्जिद इलाके वो कैप्चर करेगा, ऑलरेडी 20% यूक्रेन वो कैप्चर कर चुका है। सो एक डिवीजन हो गई है वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा चुके हैं। दुनिया में तीन ताकतें हैं, वन इज अमेरिका, द अदर इज रशिया एंड चाइना, ये तीन है, ये अपने डिक्टेशन करवाएंगे और अकॉर्डिंगली हम दुनिया में डेवलपमेंट इन्हीं कंट्रीज के इर्द गिर्द देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एनालिसिस के लिए मसूद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव, और इन डेप्थ आपने हमें समझाया कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। चलिए इससे ज़्यादा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन, हमारे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अक्सर ये बात करते हैं कि स्पोर्ट्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता है जिससे लोग और करीब आ जाते हैं। हम लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, पीस को फ़रोग देने के लिए अक्सर स्पोर्ट्स का ही यूज़ करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉन्डी बीच पर
फायरिंग के दौरान जाने बचाने वाले हीरो अहमद अल अहमद को सिडनी के मशहूर एससीजी स्टेडियम में शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। और ये मनाजिर हैं हौसले, जुर्रत और इंसानियत की असल पहचान, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वेल, एशेज सीरीज इज स्टिल गोइंग ऑन और आखिरी टेस्ट है, लेकिन उससे पहले कल जब ये शुरू हो रहा था तो अहमद अल अहमद जब स्टेडियम में नमूदार हुए तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अलॉन्ग विद अहमद वो बाकी रिस्पॉन्डर्स भी थे जो यहाँ पर आए, जिनमें जो वहाँ की पुलिस थी, इसके अलावा जो बीच पे रेस्क्यू गार्ड्स होते हैं वो भी थे। तो इन सबको गैर मामूली सलाम पेश किया गया। और ये अहमद जो हैं ये वही हैं, आपकी मेमोरी को रिवाइव कर दें, जिन्होंने बॉन्ड आई बीच पर जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों को रोका था और कई कीमती जानें बचाई थी। और उनका ये दलेराना इकदाम आज दुनिया भर के लिए एक बहादुरी, हिम्मत और इंसान दोस्ती की अलामत बन चुका है। सिडनी ग्राउंड में बजती तालियां सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी, बल्कि ये पैगाम था कि असल हीरो वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में बगैर किसी खौफ के इंसानियत के लिए खड़े हो जाएं और अपनी जुर्रत से कई जिंदगियां बचा लें। एब्सोल्युटली। तो ये होता है क्रिकेट का इस्तेमाल टू शो द वर्ल्ड, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन कुछ मुल्क, बल्कि कुछ नहीं, मेरे ख्याल गालिबन एक ही मुल्क ऐसा है जो सियासत को घसीट के क्रिकेट में लाता है, और काफ़ी अरसे तक तो वो इस हवाले से कामयाब होता रहा। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और जो क्रिकेट की सियासत और मैदान की हिकमत अमली, वो दोनों अब खुल के सामने आते जा रही हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि सबसे पहले आईपीएल जो है उससे मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो हैं उनको बाहर किया गया। हालांकि उनकी बिडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनको कहा गया कि जी इनको रिलीज़ कर दिया जाए। और ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये क्लेम कर रहा है इंडिया कि बांग्लादेश में जो वहाँ की माइनॉरिटी उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। कैसा लगता है ये लफ्ज़ सुन के? सुना सुना लग रहा होगा भारत के लिए। उसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश ने फिर ये अब फैसला कर लिया सादिया कि अब वो वर्ल्ड कप खेलने जो है इंडिया नहीं जाएंगे, तो बाहर निकालें वर्ल्ड कप। या सो दिस मेक्स इट सेकंड कंट्री आफ्टर पाकिस्तान। और वजह सिर्फ यही है कि जब आप घसीटते चले जाते हैं पॉलिटिक्स को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, दूसरे मुल्कों में क्रिकेट को चाहते हैं कि वो दम तोड़ जाएं, और ऐसे में अपने पर्सनल एजेंडा को आप क्रिकेट में सिर्फ अपनी पावर की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इसी तरह से होता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ढाका से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं मुशफ़िक़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुशफ़िक़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो किया गया है आईपीएल और जिस तरह से मुझसे इसको बाहर निकाला गया है, इसको क्या समझा जाए? ये किस किस्म का क्रिकेट खेलने की भारत कोशिश कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोल न्यूज, आपने मुझे इनवाइट किया इन प्रोग्राम में, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जो क्रिकेट है, क्रिकेट आज की दुनिया में बहुत ही महंगा एक खेल है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, our subcontinent, or the European, some England, Ireland, all countries are playing cricket. But cricket is a very important game of this world now, and very popular also. That's why, especially the IPL is very popular event of cricket in subcontinent also. And Bangladeshi fans, they are very keen to enjoy the IPL. There is Mustafiz is our representative, but Kolkata Knight Riders contact him, beat him, and every signing, everything is okay. But at the moment, they say that Mustafiz cannot play. Yes. It's very very sad to say. कैसे होगा, कैसे हुआ ऐसे? जो एक प्लेयर के साथ जो किया, आपकी चुक्ति किया, आपकी एग्रीमेंट किया, आपके सब कुछ ओके हो गया, इसके बाद आपका मन चाहिए तो कह दिया क्या नहीं, मुस्तफिज नहीं आएगा, क्यों? तो इसकी इफेक्ट तो होगा ही ना। और इफेक्ट से
क्या इफेक्ट होगा? ऑलरेडी हुआ क्या? BCB already get a meeting, then they get decision with the 17 directors of 21. They get decision. They cannot play World Cup at India जी because लेकिन मुशफिक India भारत said को ऐसे करने दिया जा नहीं सकता। मतलब आपके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिकेट ड्रेन हो जाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया आके ना खेले। अब आप बांग्लादेश के साथ वो कर रहे हैं तो बहुत सारे मुल्कों को मिलकर और ख़ास तौर पर वो मुल्क जो कि क्रिकेट में पावरफुल हैं उनको कोई इकदाम उठाना होगा। दिल हैव टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इंडिया। I'm coming to this point. I think if the BCB, Indian Cricket Authority said that Mustafiz cannot play for the reason of security. हम्म, If you cannot give any one player as like the Mustafiz, his security is ensured. Why? How you give us a lot of people who are attending the World Cup in next month? How you give the security all of the contingent? There's players, there's officials, there's even crew journalists also. Maybe 150 हम्म, squad. Also the cricket lovers, they attend the tournament to enjoy, but you cannot ensure our security. ओके That's why we attend the event at India. This is ओके my question. ओके Is it? मुशफिक वन मोर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो स्पोर्ट्स क्या? जर्नलिस्ट हैं इंडिया के विक्रांत गुप्ता, ही इज़ ऑफ दिस व्यू कि मुस्तफ़ीज़ का तो कोई कसूर नहीं है, असल में कसूर तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी नहीं था, लेकिन इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट गलत करता है और बांग्लादेश एज अ स्टेट अब गलत कर रहा है, इसलिए हम इनको नहीं खिलाएंगे। क्या ऐसा गलत हो रहा है? आप इसको रिबटल करना चाहेंगे जो विक्रांत गुप्ता ने बात की है? नहीं, मेरे दिमाग में ये कहीं कोई ये बात की कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है, क्योंकि कौन क्या किया, मुस्ताफिज और XYZ, this does not matter. It's a matter of brotherhood. It's a matter of sports. Sports always give you brotherhood. That's why the whole of the world, Olympic. Why Olympic runs fast? Why? Because they want to bonding in one band, all of the world, by the sports. So cricket is a part of sports. Cricket is a part of every part or platform of get together, ensure a good relations in between different nations or countries. Absolutely. But there is and lot of times different countries people. जो है वो क्रिकेट को और दीगर स्पोर्ट्स को डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरे मुल्कों को एक्सक्लूड Right. करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुशफिक, आप ठाक मौजूद थे, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर। मेरे ओके, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है, मैं खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। कुछ सियासी नाश्ते की बात कर ली जाए तो सियासी मंजरनामे में एक बार फिर डेडलॉक गहरा होता दिखाई दे रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया, जिसमें दिलचस्प पहलू यह है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे रखा है। अच्छा, इससे बावजूद अगर हम बात करें तो मुज़ाकराती अमल में अमली पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। एंड बिफोर दैट हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बात तो की जा रही थी, लेकिन दायरा कार को महदूद रखने पर इसरार भी बरकरार रहा। अब शर्तें भी बरकरार रहीं और अपोजिशन हलकों में मुज़ाकरात और स्ट्रीट पावर के दरमियान भी हम देख रहे हैं कि वाज़ेह तकसीम पाई जाती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि महज रस्मी कॉन्फ्रेंसेस से मसले हल नहीं होंगे। यस, और जब तक आइनी और सियासी मुतालबात पर वाज़ी अकीद दहानी नहीं कराई जाती, शिरकत बेमानी ही नज़र आएगी। इस सब पे बात कर लेते हैं। सैयद तजज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एहतशाम साहब, मुज़ाकरात फिर डेडलॉक,
फिर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश, फिर अंदर खाने पीटीआई से कुछ नरम खबरें आना, लेकिन फिर चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाना। ये कब तक इस तरीके से, ये हम यहाँ कराची में कहते हैं ना घोटाला फ्राई, ये कब तक ये घोटाला फ्राई इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए फैसल, जो आपने बात की ना, आपकी बात में एक प्लस बढ़ाया मैं, अंदर खाने। देखें, ये अंदर खाने ये तय किया गया था कि बातचीत शुरू की जाए। ये जिस तरीके से ढीले ढाले तरीके से एक मैंडेट दिया गया तहफ़्फ़ुज़ आइन कमेटी को, लेड बाई महमूद असगज़ई, और आपने देखा उसके बाद से पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात थे कि जी ये तो पार्टी लीडर ने मैंडेट नहीं दिया। आपको याद होगा लीमा बीबी ने बाहर आके एक दफ़ा मुलाकात की थी 2-2.5 हफ्ते पहले, पानी से आके कहा था कि नहीं, कोई मुलाकात नहीं होगी, जो मुलाकात करेगा वो गद्दार होगा। तो इस पे तो आपने देखा असगज़ई साहब भी दबक पड़े। वो जैसे ही एक मौलाना फजल रहमान साहब दबक एक साइड पे हो गए, साल पहले हो गए थे। अब सूरत हाल जो है ना, ये अंदर खाने की जो बात आप कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि बड़ी शदीद जो है ना वो मुखालफत की है बानी पीटीआई ने, और बावजूद इस बात के कि बैरिस्टर गौहर ने, अली जफर ने, और किसी हद तक कहा जाता है कि सलमान अकरम राजा ने में बात की थी, और सलमान अकरम राजा ने जब पिछले दिनों एक मीटिंग में शदीद बहस हुई थी पार्टी के अंदर, तो लोगों ने उनको कहा कि जी आपको तो मैंडेट दिया गया है, आपने बानी की राय के लिए कुछ नहीं किया। तो उन्होंने एक बड़ा जुमला कोट एंड कोट बोला हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। चिढ़ के कहने लगे, आप क्या चाहते हैं कि मैं घोड़े पे सवार होकर तलवार लहराता हुआ अडाला जेल जाऊं और दरवाजा तोड़ के बानी को बाहर निकालूं? तो ऐसा नहीं होगा। और ये कि 20,000 बंदों से इनकलाब नहीं आएगा, इसके लिए 10 लाख बंदे चाहिए। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन ये है कि बंदे इकट्ठे नहीं हुए। आप सीएम केपी जो है वो आपने देखा, सुहेल अफरीदी लाहौर से होके चले गए, बैस अपनी जगह, अब वो कराची आपके शहर में भी आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वजह है कि मोबिलाइज लोगों को करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत तो नहीं हो रही। देखिए, एक तो कमेटी बनाई, आपको याद होगा, वो लोग जिनको इन्होंने निकाल दिया था, इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, ये कहते हैं जी हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। असद उमर, इन्होंने स्पीकर से दरखास्त की है कि हमारी मुलाकात करवा दें प्राइम मिनिस्टर से, तो हम अपलात को आगे लेके चलें। लेकिन असल बात यह है कि एक दफ़ा फिर रिच करा दिया है पानी पीटीआई ने इनको, असगज़ई को, और वो भी इनडायरेक्टली यही कहते फिर रहे हैं कि यार मौलाना की तरह मुझे भी ख्वार करने का इनका प्लान है, मुझे मैंडेट नहीं दिया जा रहा, मुझे बताया नहीं जा रहा, और फिर यह कि मुझे कोई एश्योरेंसेस नहीं दी जा रही कि मैं जो बातचीत मनवा लूँ हुकूमत से, तो क्या इसको एक्सेप्ट करेगा बानी पीटीआई या नहीं करेगा। तो ये एक बहस है। अब ये लेटेस्ट जो है ना फ्रस्ट्रेशन है, एक दफ़ा फिर आपने देखा हमेशा यही होता है, ये गुफ्तगू की बात होती है, उसके बाद फिर सख्त बयान आता है। असल मसला ये है कि जो अंदर की बात आप कह रहे हैं, ये बात भी कहा जाता है कि असगज़ई ने की है कि आप तोपों का रुख बंद करें। ये जो आपने सोशल मीडिया टीम है और जो जिब्रान इस्माइल बैठा हो बाहर, वो उसको जब तक आप नहीं रोकेंगे, जिब्रान इलियास को, और अगर कि हमने देखा है कि वो कहते हैं कोर ये जो पॉलिटिकल कमेटी नहीं बनी है उसमें से शहबाज गिल को तो निकाल गया है, लेकिन ये सख्तगीर बातें करने वाले सोशल मीडिया पे जो कहते हैं हल्ला शेरी देने वाले, ये आराम से बैठने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा कि बैरिस्टर गौर को भी एम्बेरस कर चुका है बानी पीटीआई। तो एहतशाम साहब, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बानी पीटीआई के जहन में होगा? मतलब सभी, अब पूरी क़यादत अगर आप देखें जो बाहर मौजूद है, वो चाहती है कि बानी पीटीआई थोड़ा सा बैकफुट पर जाएं ताकि उनके लिए मदद की जा सके उनको बाहर निकालने में, या इवन पीटीआई के लिए भी थोड़े बेहतर रवाबित हो सके दीगर सियासी जमातों के साथ। बट वो अभी तक एग्रेसिव है। क्या बहुत डिपेंड कर रहे हैं कि उनको लोग मिल जाएंगे, इकट्ठे कर पाएंगे, कोई एहतजाज होगा, स्ट्रीट पावर दिखा सकेंगे? देखिए, यही बात सादिया वो समझने से आ रही हैं। अच्छा, उन्होंने देख लिया है कि सियासी जमातें साथ नहीं दे रही, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, और ख़ास तौर पे जब आपने देखा कि लीडर ऑफ दी ओपोजिशन बनाना था असेंबली में, तो उन्होंने बाहर से बनाया, पीटीए से नहीं बनाया। सेनेट में लीडर ऑफ दी हाउस बनाना था तो बाहर से बनाया, अंदर से बनाया। एक तो पार्लिमानी पार्टी के अंदर सादी इख्तलाफात हैं। इन्होंने कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी जो 43 मेंबर थी, उसको 23 मेंबर बना तो गया है, हार्ड लाइनर को निकाला भी है, लेकिन इसके बावजूद असल बात यह है कि हर बात पे वो देखते हैं जी बानी पीटीआई क्या कहता है, तो फिर बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि जी हमें उनसे मुलाकात करवाएं, उसके बाद वो जो हिदायत देंगे तो बातचीत होगी। तो राना सनाउल्लाह आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के वो हैं पॉलिटिकल एडवाइजर, वो कहते हैं कि भाई जब आप वहां से होके आते हैं तो आके आप तशद्दुद की बात करते हैं,
और जी। आप तोड़ फोड़ की बात करते हैं, आप मामला रोकने की बात करते हैं, तो लिहाजा मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक के रवैये में तब्दीली नहीं आती। एक तो एहतशाम साहब, ये आपको हाँ, बता दूं, जी सादिया जी प्रेशर है ऑन द पार्ट ऑफ द बानी पीटीआई और उसके जो हार्ड लाइनर कुछ लोग हैं। दूसरी तरफ जो पार्टी के अंदर चाहते हैं मफामत हो जाए, जो तंग आ चुके हैं, मैं जाती तौर पर उन लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं हम तंग आ गए हैं, हमें समझ नहीं आती कि दुनिया सारी सियासत नाम ही है, गिव एंड टेक है, आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज का नाम है, और हमने एक तरफा ट्रैफिक लेके चले, हमने पॉलिटिकल लोगों की सपोर्ट हमें नहीं मिली, सियासी जो जमातें हमारे साथ नहीं खड़ी, मौलाना फजल रहमान को नहीं मिला सके, जमात इस्लामी शुरू में साथ खड़ी थी वो पीछे हट गई है, अब कौन है उनके साथ? वो कहते हैं इस तरह बात नहीं बनेगी, सोलो फ्लाइट से। उनका ख्याल था कि जी हम सबको रौंद के लोगों को सड़कों पे ले आएंगे, तो लोग नहीं आ रहे साथिया। देखिए ये 26 नवंबर का था ना, बड़ा प्लान किया गया था कि लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ एहतशाम साहब दबाव एक चीज़ बढ़ेगा, वो ये नहीं है, बढ़ा। जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि जाहिर सी बात है आपकी अंदर खाने लोगों से वहाँ पे बातचीत भी है, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो इस चीज़ पे क्या राय रखते हैं अगर आपकी उनसे कोई बात हुई हो? एक वक्त था कि जब जो बानी पीटीआई हैं वो मुजाहिरीन के सामने चादर सर पे रख के मजाक उड़ाया करते थे उस शख्स का जिसको आज उन्होंने मुज़ाकरात की पावर दी हुई है। इस डायकॉटमी पे जो लोग हैं पीटीआई के अंदर, वो क्या राय रखते हैं? देखिए अच्छा सवाल है आपका फैसल। जो पीटीआई के अंदर लोग हैं ना, चाहे वो हार्ड लाइनर हैं, चाहे थोड़ा सा रवैया उनका वो जिसको कहते हैं डव्स में आते हैं, ठीक है ना, वो हॉक्स नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि जी ओनरशिप तो उस बंदे की है नहीं है पार्टी के अंदर, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने भुगता है, मतलब उनको आप पूछने दें, एक बाहर से बंदे को आपने ला के बिठा दिया कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करे, वो बातचीत करे, या वो जिस तरह कहा जा रहा है कि जी 8 फरवरी को पहिया जाम करने का प्लान है, शटर डाउन करने का प्लान है, वो कहते हैं कैसे होगा? तो निचले लेवल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे कोई भी उनके लिए जिसको कहते हैं सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरी बात है कि जो इनके अंदर फैसले इख्तलाफात है ना हर सतह पे, वो खत्म नहीं होते। जो इनकी मीटिंग होती है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो दावे के साथ कि हर मीटिंग में गाली गलौज तक होती है, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है, एक दूसरे को इल्जाम तराशी की जाती है कि तुम्हारी वजह से बानी पीटीआई जो है ना अंदर है, दूसरे कहते नहीं तुम्हारी वजह से अंदर है। तो देखें इस तरह बात नहीं बनती। एक पॉलिटिकल अप्रोच होती है, फैसले लेने के लिए जरूरी है कि आप जब सियासत पे बात करते हैं तो आप बिला मशरूत बात कर रहे होते। इन्होंने कह तो दिया कि जी हम अनकंडीशनल बातचीत करेंगे, अभी फिर दबे अल्फाज में बातें शुरू हो गई, ये रहा करें, और कुछ तो कोट लखपत में जो 4-5 लोग हैं पहले उनको रहा करें, उसके लिए तो बात हो सकती है। वो जो कोट लखपत वाले हैं उन्होंने दूसरा खत फिर लिखा है बानी पीटीआई को, ये कहा है कि जी आपकी अप्रोच गलत है। ये जो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बातचीत करें, और वो जो बाहर बैठे हैं परवेज इलाही साहब, जिन इस उम्र में 78 साल की उम्र में उन्होंने 8-10 महीने जेल काटी है, वो कहते हैं कि सारी उम्र आपका लीडर बाहर नहीं आएगा इस अप्रोच से। वो कहते हैं आप भूल जाते हैं कि पावर पॉलिटिक्स कुछ और है, पॉपुलर पॉलिटिक्स कुछ और है, और ये सारी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है। ये देखें ना एस्टेब्लिशमेंट कितनी मजबूत है, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट दी अमेरिका को। तो ट्रम्प साहब ने आपने देखा किस तरीके से वेनेजुएला के सदर और उसकी बीवी को उठा के लेके आ गए। तो ये है कि कोई तो आपके साथ खड़ा हो। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं मिली थी, लेकिन उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट इस मसले में है कि अमेरिका के अहदाफ है कि वो पूरे करने। तो यहाँ पे बिल्कुल मामला डिफरेंट है। वो कहते हैं सियासी अप्रोच नहीं है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखा जा सके। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने हमारे साथ मामले के ऊपर, और पॉलिटिकली भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की राह पर गामज़न हो, ताकि इकनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है उसे कंसिस्टेंट रखा जा सके। अच्छा जनाब, इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें, सादिया कुछ आज स्पेशल गालिबन लेकर आई हैं। देयर इज सम सरप्राइज आई थॉट आफ्टर सियासी नाश्ता देयर इज सम स्पेशल नाश्ता। अगर आपने थोड़ा सा मंच वगैरह कर लिया है तो मैं आपको एक हैवी नाश्ता भी करवा सकती हूँ, बाय द वे। ओके, बट फॉर दैट आई विल हैव टू लीव फ्रॉम हियर एंड यू कैन टेक द व्यूअर्स फॉर वन सेगमेंट अलोन, एंड देन आई कैन जॉइन यू फ्रॉम द किचन। एनीथिंग फॉर अ गुड मंचिंग। ठीक है, आई विल टेक अ मूव। ऑल राइट। तो जनाब, जब तक सादिया जो हैं वो पहुंचती हैं जहां उन्हें पहुंचना है, और वो स्नीक पीक दे ही चुकी हैं कि कुछ हैवी नाश्ता तो शील बी इन द किचन। मीनवाइल हम आपको ये बता दें कि आज दुनिया भर में कश्मीरी अवाम यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरी भारत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं।
और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ादी चौक पर रात गए मशलवरदार रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की और भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। यौम हक़ खुद इरादियत हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पाकिस्तान और भारत ने कश्मीरी अवाम को राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ देने की करारदाद मंजूर की थी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के बावजूद भारत ने मकबूजा कश्मीर में अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर रखा है। जबरी पाबंदियाँ, गिरफ्तारियाँ और रियासती जबर का सिलसिला ताहाल जारी है। कश्मीरी अवाम इस दिन को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं और आलमी बरादरी को याद दिलाते हैं कि कश्मीर से अपनी जिम्मेदारियों से सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। वेल विद दैट हम लेके चलते हैं आपको, बिकॉज सादिया जो मंजिल मकसूद है वहाँ तक पहुँच चुकी है। ओवर टू यू सादिया। फैसल, तो मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ पर हमारे शेफ सिप्तैन ऑलरेडी कुछ बना रहे हैं, बट आई एम नॉट अवेयर येट कि क्या हो रहा है यहाँ पर किचन में। तो हाय सिप्तैन, हाउ आर यू? हेलो सादिया, हाउ आर यू? व्हाट आर यू कुकिंग फॉर अस टुडे? मैं आज बना रहा हूँ कढ़ाई। कढ़ाई और मेरी पूछिए कढ़ाई फेवरेट। क्यों? अरे मेरी फेवरेट है, हो सकता है आप इसलिए बना रहे हैं, वैसे आप क्यों बना रहे हैं? बट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी भी फेवरेट है कढ़ाई। राइट। अच्छा, Yes. कढ़ाई इतनी आसान भी है ना? डू यू सी Easy to जल्दी? हाँ, चिकन निकाला, Easy to eat. सिंपल इंग्रेडिएंट्स भी बहुत और सिंपल मज़ेदार। होते हैं, सब कुछ घर में भी मौजूद होता है। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले आप सबको बता दूँ, इसके अंदर मैंने चिकन तो डाल दिया है। ओके, या सो आई एम सो गोना चिकन आपने पहले से फ्राई कर दिया Yeah, है, एंड because- नाउ हम इसको we मज़ीद? go on the high Yeah, heat cooking of this. yes, All exactly. right, all right, all right. अगर मैं थोड़ा का ये रख देता हूँ। अच्छा, Nice. सो आप सबके पेश खिदमत है डालडा कॉर्न ऑयल। Wow. लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा कि वाल डालडा कॉर्न ऑयल क्यों। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर ऑयल। Very nice. ओके, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वाई डालडा कॉर्न ऑयल। छोटे। एक तो ये है बहुत हेल्दी, हाँ हाँ, सही है, और दूसरी बात ये है कि किसी भी खाने को मज़ेदार बनाने के लिए डालडा कॉर्न ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। या इसलिए आपने नोट किया होगा मेरे किचन में सिर्फ डालडा कॉर्न ऑयल ही अवेलेबल और है। डालडा की सबसे खास बात यह है कि इसके इतने स्टैंडर्ड्स में ये अवेलेबल होता है कि आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से जो भी साइज चुनना चाहें, Yep, जो आपकी yep. फैमिली में अकोमोडेट किया जा सकता है, वो आप चुन सकते हैं। वो सो आप दैट्स चुन व्हाई। सकते हैं। और उसके ओके, साथ साथ व्हाट आर वी गोना गो फर्स्ट? क्या डाल रहे हैं हम चिकन डालने के बाद? हम अभी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है एक एक करके, लेकिन हम शुरू करेंगे विद टोमेटो। पहले हमारे पास है, चलें जी, बिस्मिल्लाह। उसके Okay. बाद है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास है हल्दी। थोड़ी सी हल्दी यप, पूरी कढ़ाई में मल्दी। फ्राइड चिकन का अपना एक ख़ास अरोमा होता है, और जैसे ही आप उसमें टमाटर डालते हैं ना, उसकी ख़ास खुशबू आने लग जाती है, जो कि आपको हंग्री करती है। आपका दिल दिस इज माय फेवरेट। कुटी हुई लाल मिर्च। यप, और इन सब के बाद है हमारे पास नमक, सॉल्ट। नमक, कुछ लोग ज़्यादा नमक खाने के शौकीन हैं। थैंक यू सादिया। नो वरीज अबाउट इट। और कुछ लोग जो है कम नमक खाने के शौकीन हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 टीस्पून इज़ इनफ। या तो ये है नमक। ओके, ग्रेट। शुड अच्छा। आई हेल्प यू मिक्स इट? प्लीज़। ओके। वैसे मेरी अम्मी कहती थी कि कढ़ाई में चम्मच नहीं मारो, एंड उनकी चिकन खराब हो जाती थी। आई डोंट नो, एवरी शेफ हैज देयर ओन रूल। व्हाट इज योर नहीं रूल? नहीं, वो You are okay with it? Yeah, I'm definitely okay with it. Okay. If you allow me, please, मैं थोड़ा मज़ीद इसको हाँ। तो ये जो स्मेल है ना कढ़ाई की, ओह यस, टेल मी। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और स्पेशली द डालडा इफेक्ट इन इट। ओह क्या ही यस, बात है इसकी। यस। और पता है बहुत सारे खाने हम ऐसे बना रहे होते हैं जिसमें ऑयल पाकिस्तानी खानों में खास तौर पर ज़्यादा डलता है। तो आई थिंक इंस्टेड कि आप अपनी ऑयल की मिकदार को तो ऑब्वियसली देखें ही देखें, लेकिन आप एक ऐसे लाइफस्टाइल के हिसाब से जो हमारा पाकिस्तानियों का है, मेरे ख्याल में ऑयल भी उसी हिसाब से आप इस्तेमाल उसी करें। हिसाब से ही। एंड आई एम श्योर, मे बी नॉट रॉन्ग व्हेन आई से इट, कि अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना है तो आप स्विच कर जाएं किसी अच्छे ऑयल की तरफ। व्हाट इज योर Which is why I use
डालडा। Yeah. टू बी वेरी ऑनेस्ट, Yeah, yeah. मैं यही कहने वाला था कि बहुत सारे लोग हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग्स करते हैं, हेल्दी फूड खाने के शौकीन होते हैं, बट मेरा ये मशवरा है कि उसके साथ साथ प्लीज़ स्विच टू डालडा, कॉर्न ऑयल और कुकिंग Exactly. ऑयल और एनी ऑयल। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अच्छे से चलता रहे और Exactly. आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी डाउन रहे और अच्छे अच्छे पाकिस्तानी खाने भी आप बनाते रहें, डेफिनेटली स्विच टू डालडा। और माओ का तो मेरे ख्याल में बेहतरीन इंतखाब यही होता है कि अपने बच्चों को हर तरह का खाना जो वो चाहते हैं बना कर दें, अच्छा। बट डालडा के साथ। डालडा के साथ अब मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ या दही। बिकॉज कढ़ाई ने अपना रंग पकड़ लिया है। तो सादिया, अब वी आर गुड टू गो। या आई एम गुड टू गो टू ईट एक्चुअली, यू नो। बस थोड़ा सा इसको करके अब हम रखेंगे इसको कवर कर देते हैं मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए, राइट? थोड़ी देर के लिए। चिकन अच्छे से गल गया है और चिकन को अच्छे से पहले ही सिप्टेन ने फ्राई कर लिया था ताकि वो थोड़ी जूसी भी रहे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अब मुझसे खुद भी इंतजार नहीं हो रहा है ना। Because वैसे आपको आपकी कढ़ाई कैसे अच्छी लगती है? मुझे वो फूले हुए जो नान होते हैं ना, या गार्लिक नान, वो तिलों वाले नान, I guess with garlic naan it's the best option because garlic naan के साथ जो इसका एक अलग ही टेस्ट होता है ना, निकल के बाहर आना, फिर होता है garlic naan। इसलिए कढ़ाई मुझे लगता है थोड़ा सा नमक नीचे ही रखना चाहिए अगर, क्योंकि नानों में अपना भी एक सॉल्ट होता है, देन वो बाद में आपको हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तो बात कर ही रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक चीज़ ये भी अच्छी है कि आप नमक का काम जो है ना थोड़ा सा हल्का ही रखें तो अच्छा होता है। क्योंकि पता है आपको, बाज़ वक़्त हम जस्ट टेस्ट के चक्कर में इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा डालने के चक्कर में रहते हैं कि यार ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, लेकिन ज़्यादा उसके सब कुछ साथ सेहत का भी प्लीज़ ख्याल रखें, बिकॉज किसी भी चीज़ का हम जब ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो इट्स नॉट सो हेल्दी। Yeah, So I agree with that. yeah, मुझे लगता है we are almost there. We are almost. Let's take the lid off. ये खुशबू जो है ना सिप्टेन में अपने बाल बचा लूँ वैसे, ये सिर्फ डालडा से ही आ सकती है, आई टेल यू। ये डालडा से ही जा सकती है। अब मज़ेदार बात यह है कि चिकन कढ़ाई ऊपर से फेवरेट, ऊपर से हेल्दी और मज़ेदार, ऑल बिकॉज ऑफ डालडा। यस डेफिनेटली। और उससे भी मज़ेदार बात यह है, जो एक बात है हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वैसे भी कि इफ़ यू आर इन द किचन और इफ़ यू आर एनीवेयर, तो वैसे ही जहाँ ममता वहाँ डालडा, वहाँ तो है ही डालडा। Yes. तो यहाँ तो ममता और डालडा दोनों ही है, तो क्या ही बात होगी इस कढ़ाई। ये मैं टेस्ट करके बताऊंगी वैसे। अच्छा जी, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। मेरे ख्याल में अब हम इसे डिश आउट कर सकते हैं। सॉल्ट हमने डाल दिया है, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसमें हरी मिर्चें हमने ऐड करनी है। हरी मिर्चें ऐड कर लें इसमें मेरे ख्याल में। ऐड कर लेते हैं। हाँ फिर हाँ हाँ उसके हाँ बाद हाँ, जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, हरा धनिया। यस दैट व्हेन वी डिश आउट ऑलमोस्ट। जब तक आपकी प्लेट में हरी मिर्ची आई नहीं, आपने क्या ही कढ़ाई खाई। जो बात। ओके, तो नाजरीन मैं एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ इसको साइड पे गार्निशिंग करने के बाद। या सो वी कैन डिश इट आउट। या क्या बात। चलें जी, मेरे ख्याल में हम अपना फ्लेम ऑफ कर दें। Yep. And so that I can help you with this. You can do the chef thing in it. We are good to go. Thank you so much, Sadia. No worries, no worries. And we have Yeah. the legendary धनिया। beauty of the food, धनिया। वैसे आपको धनिया कितना पसंद है? I like it over the top. चमकता हुआ हरा हरा दिखे। धनिया मुझे बहुत पसंद है। This is beautiful. और अगर मैं इसको यहाँ डिश आउट कर लेते हैं। और थोड़ा सा ज़रा इसको अगर मैं डिश आउट करूँ तो वाह 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 वाह। There we go. Thank you. And we are good to go. Da-da-da-da. भाई थैंक यू शेफ। Thank you, Sadia, आपने for इतनी joining us. ज़बरदस्त
कढ़ाई बनाई है, हमें ऑफ़र की है, और फैसल आई एम श्योर आप जेलस हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें, जो मेहनत करे वही खाए। तो डालना ने हमारा काम तो कर दिया है बड़ा ज़बरदस्त, अच्छी खुशबू के साथ। मैं जा रही हूँ अपने मेन स्टूडियोज़ में फैसल के पास वापस। फैसल, आई एम जॉइनिंग यू। यस प्लीज जॉइन इन, बट खाली हाथ मत आइएगा। इसी के साथ ले रहे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी होगी और आपका पूरा दिन भी अब अच्छा ही गुजरेगा। खैर, नए साल का आगाज़ कराची में सेहत, जज्बे और आलमी यकजहती के पैगाम के साथ हुआ है। क्लिफ्टन के साहिल सी व्यू पर आलमी कराची मैराथन का शानदार इनेकाद किया गया, जहाँ 25 ममालिक के 7,000 से ज़ायद रनर्स ने सख्त सर्दी के बावजूद दौड़ में हिस्सा लिया। एंड माइंड यू, ये सुबह 6 बजे शुरू हो चुकी थी फैसल। 6 साढ़े 6 बजे, मुंह अंधेरे। आई गॉट फुटेजेस मैंने देखी हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ था जी। और हमारे साथ मौजूद हैं, एक होती है फुल मैराथन, एक होती है हाफ मैराथन। तो फुल मैराथन की विनर सारा लोधी, शी विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। और हमारे स्टूडियो में मौजूद है कौकब सरवर, जो कि फाते हैं हाफ मैराथन की। अस्सलाम वालेकुम कौकब, बहुत शुक्रिया आपका। सारा आपको भी हम सलाम करते हैं यहाँ से। आपको कांग्रेचुलेशंस, और कौकब आपको भी कांग्रेचुलेशंस। ओके, स्टार्टिंग विद कौकब, कराची मैराथन, एक कराची का बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है। आई नो पीपल फ्रॉम जौहर, आई नो पीपल फ्रॉम नाज़माबाद, बहुत सारी जगहों से लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इस पॉजिटिव एक्टिविटी में जुड़ रहे हैं। सो यस, यू आर द विनर, सारा इज़ द विनर, इट्स अ गुड थिंग। बट एक कम्युनिटी को एक हेल्थी एक्टिविटी की तरफ लाना, हाउ गुड इट इज़? I would say कि it's excellent job. I think शेब निज़ामी ने ये तीसरा साल है वो उन्होंने ये कराची फुल मैराथन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए थे आज से 3 साल पहले, और ये कल तीसरा एडिशन था कराची मैराथन का। जैसे अभी आपने बताया कि मैराथन के अंदर फुल डिस्टेंस जो है 42.2 किलोमीटर है, हाफ के अंदर 21.1 किलोमीटर है, एंड देन 5K का रन भी होता है, 10K का रन भी होता है। आई थिंक अगर कोई बंदा 5 किलोमीटर या इवन 1 किलोमीटर के लिए भी घर से बाहर निकल के एक एफर्ट करता है, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। वो भी सुबह 6:30 बजे। और वो जो आपने अभी बात की कि हेल्दी एक्टिविटी, ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली प्रमोटिंग द कम्युनिटी ओवरऑल, एज एन इंडिविजुअल भी मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, और मेरे इर्द गिर्द देखने वाले लोग भी जो हैं वो भी शायद कोई एक आध बंदा इम्प्रेस हो, इंस्पायर हो उससे, और लोग भी इसकी तरफ जो हैं वो निकल के आएंगे। सो डेफिनेटली कराची के अंदर अगर आपने कल देखा भी होगा, जैसे आपने भी खुद ही अभी मेंशन किया, तकरीबन 6-7 हज़ार लोग जो थे वो आए थे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, एंड इट वाज़ वेरी इंकरेजिंग टू सी कि इतने लोग इस हेल्दी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए थे। और हमने विटनेस किया इस चीज़ को कि हर एज का बंदा उस इवेंट के अंदर मौजूद था, बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक के लोग थे। So definitely it's a great achievement for all of us कि हमारे अपने शहर के अंदर इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अब कंडक्ट हो रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, सारा, आई वुड लाइक टू इंक्लूड यू इन द कॉन्वर्सेशन। वेलकम टू द शो, और बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको इस मैराथन को जीतने के लिए। सारा, हम ऑब्वियसली आप तो दुबई से यहाँ आए और फिर यहाँ पर ब्रीजी कराची में आपने सुबह सुबह दौड़ लगाई एंड जीता भी, बट हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को और जो छोटे बच्चे हमारे साथ जाते हैं, डेफिनेटली वी सेंडिंग आउट अ वेरी गुड मैसेज टू देम। हम उनको एक ये नॉर्मेलिटी दे रहे हैं, नॉर्मेलसी दे रहे हैं कि भाई यही तरीक़ाकार है ज़िंदगी गुजारने का, टू बी हेल्दी। Ji, thank you so much for having me on air. It's so good to talk to you in the morning. I think it's a wonderful message for the younger generation. I think कि बोलने से ज़्यादा आपको लीड करना है by example. जब बच्चे देखते हैं कि उनके साथ बड़े बुजुर्ग ख़वातीन हर एजेस के लोग, like I saw a lot of families running together, school kids running together. मतलब जब ख़त्म हुआ इवेंट और हम जो है एक्सपो की तरफ जा रहे थे, तो चलने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे। और मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि अब मैं पहले साल से फॉलो कर रही हूँ जर्नी, कि कितना तादाद में इजाफा हुआ है ख़वातीन की तादाद में, इतने नंबर 7,000 रनर्स इन कराची। And as I was running through the streets, I had the memories from my childhood कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों बाद ख़वातीन
और हमें Oh, फ्रीडम yes. होगी कि हम इस तरह विल बी आउट इन द स्ट्रीट्स रनिंग टुगेदर. सपोर्ट वाज अमेजिंग फ्रॉम एवरीवन. हर कोई, सारे रनर्स जो नहीं भी जानता एक दूसरे को, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे ऑन द वे. इट वाज एन अमेजिंग इन्वायरमेंट एंड आई वाज गेटिंग वेरी इमोशनल व्हाइल रनिंग बिकॉज मुझे अपना बचपन और याद आ रहा था कि एक ज़माने में मैंने स्पोर्ट्स छोड़ा था इन द कॉलेज because it wasn't associated as being very feminine. And I was thinking कि mashallah we have come such a long way and there's a long way to go. And I think future generation बच्चे were really All right. like उनके हौसले बुलंद थे and they really wanted to do it. All right. कौकब 6:30 बजे आगाज़ होता है इस चीज़ का. ज़रा देखने वालों को ये बताइएगा सुबह 6:30 बजे कराची लगता कैसा है जब वो सारा जब रश होता है, और इसका पूरा रूट क्या था ये भी बताएं, क्या क्या चीज़ें आई जनाब बीच में. अच्छा, हमारा रूट था, हमने सी व्यू से स्टार्ट लिया था एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स इमार और फिर गोल्फ क्लब की तरफ हम गए थे. और तकरीबन 10 किलोमीटर का एक रूट बनता था, 10 किलोमीटर जाना और वापस आना. तो ये 20 बनते थे. जो फुल कर रहे थे 42.2 उनको 2 दफ़ा ये चक्कर लगाना था. जहाँ तक आपने बात की कि कराची सुबह को कैसा लगता है, आप यकीन करें बिल्कुल डिफरेंट लगता है. क्योंकि जब आप भी काम से हम शाम में वापस घर जाते हैं, इट्स वही ट्रैफिक का जो एक रश होता है वो बहुत ज़्यादा, एक हमें लगता है कि यार यहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कराची क्राउडेड है थोड़ा. बट सुबह में सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं. आपको वही लोग नज़र आ रहे होंगे जो अपनी इस किस्म की एक्टिविटी के लिए या जिम जा रहे होंगे. पोल्यूशन नहीं होती है बहुत. कराची खुला टुगेदर है. हाँ जी, सूरज निकलता हुआ आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं, वो मंजर ही कुछ और होता है. सो कल के दिन भी कुछ ऐसा ही था जब लोग और भी ज़्यादा थे. अभी तो हम स्मॉलर ग्रुप्स में, जैसे मेरा ग्रुप है सी व्यू रनर के नाम से, मैं उनके साथ दौड़ती हूँ. और भी इस तरह से और बहुत सारे लोकल ग्रुप्स हैं. तो हम छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठे हो रहे होते हैं. कल वो सारे ग्रुप्स इकट्ठे हुए एक ही जगह पे और फैमिलीज़ भी आई थी. तो उस खूबसूरत समा के साथ इतने सारे लोगों को देखना, दैट वाज समथिंग जो कि हम शायद ख्वाहिश करेंगे कि जल्दी दोबारा भी देखें. एब्सोल्युटली. और सारा जिस तरह से मैं आई कुड फील आप ओवरवेलमिंग भी था आपके लिए ये पूरा मैराथन आपके लिए ओवरवेलमिंग था, और उसको एक्सप्लेन करना भी आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग है. व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर पीपल, ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जिनको आप समझती हैं कि पहले उनके लिए आसान नहीं था, बट नाउ दे कैन पावर ऑफ दीज मैराथन्स, कम आउट ऑफ होम्स, टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ टू. बिल्कुल. आई थिंक कि ख़वातीन के साथ क्योंकि नर्चरिंग और टेकिंग केयर ऑफ फैमिली इज़ एसोसिएटेड विद दैट, एंड अक्सर हम भूल जाते हैं कि आपको अपने ऊपर भी फोकस करना है और अपनी सेहत और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आई स्टार्टेड रनिंग वेरी लेट. आई एम अ मदर ऑफ 3 kids और मैंने आफ्टर माई 3rd child आई स्टार्टेड रनिंग सम 3 years ago. आई हैव डन 11 marathons so far. All international marathons. I've done Abbott 6-star majors, जो कि दुनिया की 6 major marathons हैं, 6 different countries में, 6 different cities, sorry. But this was a very emotional experience for me because I was born in Karachi. I've spent most of my life in Karachi. I moved to Dubai like 8.5, 9 years ago. So it brought a lot of memories. I would say this was the most, probably my first marathon, and this one was the most emotional for me. I would like to say कि ख़वातीन के लिए first step लेना हमेशा मुश्किल होता है, but once you start, things become easy. And really, once you start focusing on yourself, you are just a better person and you can give more. और अपने आप पे थोड़ा सा टाइम अगर आप दें, there's nothing wrong with that. Absolutely. बहुत शुक्रिया कौकब, आपका बहुत शुक्रिया. जस्ट लास्ट थिंग, व्हेयर इज द नेक्स्ट इवेंट? कराची में? Yes. कराची में देखिए जी बहुत इवेंट होते रहते हैं. ये तो इंटरनेशनल एक इवेंट है जो कल हुआ था. उसके अलावा लोकल इवेंट्स तो हम खुद ही कंडक्ट करते रहते हैं. सो सून यू विल हियर. सून. ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. तो जनाब, आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं, और जब इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी हो तो उसमें आप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होने से विदा.
वेलकम बैक। तो जनाब आपकी मुलाकात कराते हैं हम आज के हमारे ख़ास मेहमानों से, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और एनईडी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने मुल्क की पहली ड्राइवरलेस कार की कामयाबी से टेस्ट किया है और उसको बड़ी पज़राई भी मिल रही है और पाकिस्तान के लिए ये ग्रेट एक्सपीरियंस है, फ्यूचर के लिए भी इसको बड़ा अच्छा समझा जा रहा है। तो विदाउट फर्दर ड्यू अपने गेस्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं इंजमामुल हक, जो कि इंजीनियर रिसर्चर हैं। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मूसा आपको, इंजमाम आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक और वेरी गुड मॉर्निंग एज वेल। जस्ट वॉक मी थ्रू इंजमाम, ये आइडिया और उसका परसीव करना और फिर लोगों में उसको एक्सेप्टेंस कैसी रही है आपके लिए, ये पूरा एक्सपीरियंस? बिल्कुल, ये आइडिया जो है ना 2021 में नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट सिटी लैब एनईडी यूनिवर्सिटी में ही हम लोगों ने आया था, डॉक्टर मोहम्मद खुरम के सुपरविजन में, जो हमारे सुपरवाइज़र है। और इस आइडिया पे मुख्तलिफ़ तरीके से हम लोगों ने काम किया। शुरू में प्री रिसर्च करवाई इसके मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स पे, और इसके बाद हम लोगों ने अमली तौर पे जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की वो 2024 में अगस्त में, जब हम लोगों ने लैब रिसर्च स्टार्ट की, इसकी मुख्तलिफ़ डेटा कलेक्शन की और मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, इसकी सेंसर टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया और फिर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। फिर उसको लेके हम लोगों ने जब पहली बार इसकी जो रूट टेस्टिंग स्टार्ट की वो 2025 थी, अराउंड 5 मंथ्स। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थी। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो मेन पेज थी जो रूट टेस्टिंग पे आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने हार्डवेयर को, अपने जितने भी AI की मॉडल्स है, उनके एल्गोरिथम्स है, उसको जब रूट की, हमारे पाकिस्तानी जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पेज, और इस पर हम बार बार टेस्टिंग कर रहे थे ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर हो कितना रिफाइन हो रहा है और क्या उसकी रिस्पांस है। तो वी हैव अचीव दिस इन दिस ईयर। पहले डेमो हम लोगों ने तैयार किया और टेस्ट डेमो तैयार किया, जो कि पाकिस्तान में पहली बार एक लिडार और GPS टेक्नोलॉजी से ड्राइवलेस कार को जो है ना वो एक रूट टेस्टिंग हुआ। ठीक है मुझसे कैसे करती है, लाइक फर्स्ट कीजिए प्रोटोटाइप है अभी, और जब इसको फाइनलाइजेशन की जानिब लेके जाएंगे, एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे? इसके अंदर बैठ के किसी सेंसर से इसको करना पड़ता है टैकल, या बाहर से होता है, किस तरह होता है ये बताइए। अच्छा, हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हैं जिस पे आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह भी होंगी, ठीक है। वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे किसी भी क्लाइंट को, जो भी आपके नॉर्मल पर्सन्स होता है। आप उनसे जैसे इनड्राइव वगैरह होते हैं, जैसे यंगो होते हैं, आप उनसे उसको बुक कर सकते हैं। वो कार आपके पास आएगी, आपको पिक करेगी, देन आपने वहाँ पे डेस्टिनेशन देना होता है। अब इसके अंदर कार्स के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जिसमें हमारे पास सेंसर्स काम कर रहे हैं, कैमरास काम कर रहे हैं, और इसके बेस स्टेशन हमने यहाँ पर GPUs बनाए हुए हैं, जहाँ पर ये आपके कोऑर्डिनेट्स वगैरह ले रही होती है। तो बेस करता है कि आप अपने पहले डेस्टिनेशन उसको देते हैं और वो दैन आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। इसके साथ साथ हमने अपनी कार के अंदर वॉइस असिस्टेंट भी डाले हैं, जो कि AI का एक एरा चल रहा है अभी हमारे पास। तो मेनली जो हमने कॉन्फ़िगर किया है इसको AI चैटबॉट के साथ हमने इसको किया है, और इसमें वॉइस असिस्टेंट भी हमने इंस्टॉल किया है। एंड हाउ इज़ बिन क्विकली बताइएगा, इस पर आया है आपको व्हेन वी से कि आप मार्केट में जब आप अपनी चीज़ रखने जाते हैं एक आइडिया के साथ, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? अच्छा, रिस्पॉन्स हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग रिस्पॉन्स आया हमारे पास, कि हमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ने अप्रोच किए हैं जहाँ पे वेयर हाउस ऑपरेशंस होती हैं, कार्गो सर्विसेज होती हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर काम किया जा रहा होता है। तो उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और इसको हम एक फ्यूचरिस्टिक लीडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो हम इसको फिर आगे की तरफ लेके जाएंगे, मूव करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मूसा, बहुत बहुत शुक्रिया, वाज वंडरफुल टू होस्ट यू बोथ ऑन द शो। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए इसके साथ इजाज़त लेते हैं आपसे, मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।